ज्वाइंट सेशन सवाल सर ज्वाइंट सेशन में अंतिम निर्णय कौन देगा? कास्टिंग वोट कौन करेगा? स्पीकर करेगा। कास्टिंग वोट जो है वो स्पीकर करेगा। निर्णायक मत कहते हैं यही इसको। तो पढ़ाया था तुल्लास। ठीक है, आर्टिकल 108 की हम लोग बात कर रहे थे कि आर्टिकल 108 जो है वो ज्वाइंट सेशन की बात करता है, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा राष्ट्रपति और संबोधित जो करेगा वो स्पीकर करेगा। यदि कोई भी, ये शायद मैंने लिखवा दिया था ना कि 3 बार अभी तक ज्वाइंट सेशन आया है, ये लिखा है कि नहीं हम लोगों ने? जी सर लिखा है ना, 3 बार ज्वाइंट सेशन की हमने बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट लिख के आर्टिकल 101 में क्या लिखा है? आर्टिकल 101 की अगर हम बात करें, लिखा है इसमें कास्टिंग वोट वाला बात इसी में लिखा है कि लिखें कि लोकसभा अध्यक्ष, माइक ऑफ कर लें कुछ लोग। लोकसभा अध्यक्ष प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता। मतलब स्टार्टिंग में भाग नहीं लेता है, परंतु किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने पर वह निर्णायक मत देता है। इसी को हम कहते हैं कास्टिंग वोट। सर वाइस प्रेसिडेंट भी देता है राज्यसभा में। ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है ना बेटा। ज्वाइंट सेशन की अगर हम बात करेंगे तो फिर स्पीकर की बात करेंगे इस समय हम। यस सर, है ना, ज्वाइंट सेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात कर चुके हैं कि नहीं? जी सर कर चुके हैं सर। ओके, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर लिख चुके हैं हम लोग। नो सर। हाँ, लिख लें इसको। अगर हम स्पीकर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट स्पीकर जो थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे और वर्तमान में जो हैं वो ओम बिरला हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर है पूरा नाम जो है इनका। इन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना गया इतिहास में। दादा साहब के नाम से इनको जाना गया। बेसिकली गुजरात के सर एक पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन्हीं के नाम से? नहीं बेटा, ऐसा नहीं।
तो मूवी के क्षेत्र में दिया जाता है, वो इनसे नहीं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो ओम बिरला है ये राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं। राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं चुन के। सर और दादा साहब आर्टिकल फाल्के, अगर दादा साहब फाल्के वाला को पॉइंट अगर आता है तो याद रखना कि फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है, फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है दादा साहब को। सर आर्टिकल 101 फिर से समझा दीजिए बस। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र में थे दादा साहब फाल्के। यस पहली मूवी थी 1957। चलिए क्या कह रहे हैं समझाने के लिए? आर्टिकल 101 आर्टिकल 101 फिर ये आर्टिकल 101 की बात कर रहे हो जी सर। बेटा? इसमें सीधा कास्टिंग वोट के बारे में लिखा है। कास्टिंग वोट तब जब दोनों साइड ज्वाइंट सेशन में जब दोनों तरफ मत बराबर हो जाएंगे तो निर्णायक मत कौन देगा, जिधर भी लोकसभा अध्यक्ष वोट दे देगा वो फाइनल हो जाएगा मामला। ये कहने का मतलब है। ये कहाँ लिखा है? ये 101 में लिखा है। सर जी, हाँ सर जी एक बात कहें, सर गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं, हो जाएंगे, मत कहो। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला पॉइंट लिखो। अगला लिखें कि यदि कोई भी सदस्य जो है पार्लियामेंट में, दोनों हाउस की बात करते हैं, अगर 60 डेज तक बिना इंफॉर्मेशन के नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसमें 60 डेज का प्रावधान याद रखें आप। सर रिपीट कर दीजिए। नेक्स्ट लिखें कि यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना बताए, लगातार पे याद रखना, अंडरलाइन करना है, कॉन्टिन्यूसली कह रहा है 60 दिन तक बिना इंफॉर्मेशन के, बिना बताए अगर सदन में नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। A house can declare the seat of a member vacant if he is absent from all its meetings for a period of 60 days without its permission। अगर 60 डेज तक विदाउट परमिशन एब्सेंट रहता है देन उसका सीट जो है वो वैकेंट कर दिया जाएगा। और रेगुलर कॉन्टिन्यूसली कह रहा लगातार, इसलिए जैसे बहुत से कुछ जो राज्यसभा में नामित होते हैं सदस्य, अगर हम सचिन की बात करें, जयाप्रदा, रेखा, इस तरह से ये लोग बहुत दिनों तक नहीं दिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, बीच में एक दिन आ जाते हैं। 50 डेज गायब रहे, एक दिन आ गए, तो जो लगातार वाला क्रम जो है वो इनका क्या होता है, भैया ये माइक बंद कर वो ब्रेक हो जाता है उनका। ठीक है ना? इस कंडीशन में क्या होता है कि उनका सदस्यता जो है बच्चों वो बना रहता है। ठीक है? और याद रखेंगे ज्वाइंट सिटिंग की अगर बात करें तो अगर ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता स्पीकर करता है और स्पीकर नहीं होता है तो कौन करेगा? जो डिप्टी स्पीकर है वो कर लेगा उसकी अध्यक्षता। ठीक है? और
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद का वर्णन सबसे पहले हमको मिलता है 1919 के एक्ट में। 1919 एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इस पद का उल्लेख मिलता है। और 1921 से ये पद भारत सरकार में है। 1921 से पद भारत सरकार में है और उस समय इसको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बोला जाता था इस पद को। 21 में इसको क्या बोला जाता था? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक। ये तो हमने लोकसभा के बारे में कुछ बात कर रहे थे। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो बता चुके थे हम राज्यसभा के बारे में। वहाँ चेयरमैन होगा और डिप्टी चेयरमैन होगा। चेयरमैन जो होगा वो वही होगा राज्यसभा का, जो कौन होता है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही क्या होता है? पदेन, एक्स ऑफिशियो होता है। ये हम लोग बात कर चुके हैं। हमने जो बात की थी लोकसभा के कंपोजिशन की बात की थी कि किस तरह से 5-5-2 सीट्स होती हैं, 5-4-5 पर हमने इलेक्शन की बात करी थी। इसी तरह से कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो लिखते हैं कि जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो कितनी होंगी? 250। राज्यसभा का मैक्सिमम सीट कितना है? 250 सीट है। और 250 में 238 जो होता है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। और 12 जो होता है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं। बता चुका हूँ इसके बारे में, किस किस क्षेत्र से होते हैं और किस तरह से राज्यपाल का सहकारिता है, बता चुके हैं। एंग्लो इंडियन वाला पद तो खत्म हो गया, नहीं बताया नहीं है। एंग्लो इंडियन वाला पद तो खत्म हो गया बेटा। हम इसे में राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में मैं बात कर चुका हूँ। 2 एंग्लो इंडियन का लोकसभा में मैंने बात भी किया था। उसका मैंने अमेंडमेंट 104 के बारे में भी बात किया था। 104 कर चुका हूँ ना, 104 अमेंडमेंट के बारे में। यहाँ मैंने कहा था कि SC ST का तो 10 ईयर्स बढ़ा दिया गया है, बट जो इसका है इसको ब्रेक कर दिया गया है। नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें एंग्लो इंडियन को इलेक्ट नहीं किया जाएगा। और ये विधेयक भी मैंने बताया था, शायद 126वां। जी सर। ये चर्चा मैं कर चुका बेटा। ये हम लोग राज्यसभा की, हम काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं इस समय। नॉमिनेट जो 12 सदस्य होते हैं, कला में, साहित्य में बात कर चुका हूँ इसकी। जबकि मैंने कहा था कि जब राज्यपाल भी नॉमिनेट करता है बट वहाँ पर सहकारिता एक बढ़ जाता है। ये जिक्र कर चुका हूँ मैं, पुराना नोट्स देखेंगे आप लोग। सर हाँ। सर हम ये बोल रहे हैं ना कि ये एंग्लो इंडियन का नाम ही खत्म हो गया है ना अपने, मतलब इंडिया में। नहीं बेटा, नाम थोड़ी खत्म कर दिया लोकसभा, अब वहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा, रिजर्वेशन जो है वो खत्म हुआ है। राज्यसभा की बात ही नहीं होगी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 सदस्य थे जो नॉमिनेट किए जाते थे। किसी का रिजर्वेशन खत्म हो जाना अलग चीज है, किसी का नाम खत्म हो जाना नाम थोड़ी होगा बेटा। यहाँ कहीं भी यूज होगा एंग्लो इंडियन। अब ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट अगर वो सिंपली इलेक्शन में खड़ा होता है और जीतता है वोट पाके, तो लोग कह सकते हैं एक एंग्लो इंडियन जीत कर आया है। ये वर्ड कोई ऐसा वर्ड नहीं है जैसे कि दलित वर्ड यूज करना, या इस तरह का आर्टिकल 17 के तहत जो हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या इस तरह के शब्दों से बात नहीं है। कोई मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है जो है दृष्टि से देखा जाए। ये तो अपने आप में एक है, एक नाम है, एक दिया गया है ना। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, इससे रिलेटेड है। तो सर लोकसभा में ये 12 मनोनीत अभी भी किए जाएंगे। क्या कंफ्यूज हो रहे हैं लगातार, क्या प्रॉब्लम? हाँ वही राज्यसभा में। अरे यार भाई, तो भैया ये एंग्लो इंडियन थोड़े हैं। ये तुम्हें किसने कह दिया एंग्लो इंडियन है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते, 12 जो होते कला के क्षेत्र में, है ना। सब्जेक्ट से क्षेत्र से आते हैं है बेटा। ये सर, ये तो सब्जेक्ट से क्षेत्र से चुने जाते हैं, ये एंग्लो इंडियंस थोड़े हैं। हाँ तो समझाओ भाई को ना।
जी सर। तो उसे समझाओ, ये सो के उठा है दूसरे कमरे से, इससे तो उठे, कहाँ फंसा रहा है फालतू में है। चले बच्चों, फिलहाल ये होता है, कंफ्यूज हो रहा बच्चा। वो 2 एंग्लो इंडियन की बात मैं कर रहा हूँ, जो अभी संविधान संशोधन 104वां और विधेयक 126 के तहत उसको समाप्त किया गया एंग्लो इंडियन का, बट वो नेक्स्ट इलेक्शन से होगा, है ना। ये हम तो बात कर रहे हैं राज्यसभा के नॉमिनेट सदस्यों की बात करते हैं। मैक्सिमम जो होगा 250 होगा, 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से होगा, 12 नॉमिनेट होगा, बट जो इलेक्शन होता है वो 245 पे होता है। और 245 के तहत क्या होता है, 229 जो होता है वो स्टेट से है, क्लियर। 4 जो है वो यूनियन टेरिटरी से है, केंद्र शासित प्रदेश से, और जो 12 जो है वो नॉमिनेट है, मनोनीत है, जो राष्ट्रपति करता है। किस किस में बच्चों बताया था, साहित्य, हाँ, कला, विज्ञान और सहकारिता। नहीं, फिर गलती कर रहे हो तुम, रिवीजन नहीं कर रहे हो। समाज सेवा मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे स्पेशली कहा था कि इस तरह का जो अधिकार है, बंद करें इसको माइक को, जो इस तरह का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास भी है, बट हमको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति बड़ा पद है, तो आप ऐसा ना सोचें कि राष्ट्रपति के पास ज्यादा एरियाज होगा, राज्यपाल के पास कम, बिल्कुल उल्टा है। राज्यपाल यहाँ पे अगर 4 क्षेत्र राष्ट्रपति के पास है तो ये 4 तो कॉमन है, राज्यपाल भी इनमें से नॉमिनेट करेगा, बट एक जो है वो कोऑपरेटिव एरिया, सहकारिता का जो क्षेत्र है, सहकारिता, यहाँ से भी करेगा। तो राज्यपाल जो नॉमिनेट करेगा तो 5 एरियाज हो जाएगा उसके पास, और जब हम राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा तो 4 एरियाज होता है उसके पास। ये ध्यान रखना है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, यस, 229, 4 और 12, तो 245 जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा। इनको याद रखना है, जैसे कि वहाँ पे भी याद रखा था हम लोगों ने 552 टोटल मैक्सिमम, 545 पे हो रहा था इलेक्शन, और वहाँ का भी क्लियर था ना किस तरह से थे। 13 पहले 20 थे यूनियन टेरिटरी के, देन 13 हो गए, हाँ, उसको याद रखेंगे, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें। सर आर्टिकल 331 जो है, हाँ, 331 की हम लोग बात कर चुके हैं। उसमें राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त कर सकता था, मतलब नॉमिनेट। हाँ बेटा, उसी में लिखा था, बट उसी को आर्टिकल 104 के तहत खत्म किया गया है ना। तो सर अब आर्टिकल 331 में क्या हो जाएगा फिर? फिलहाल तो वेकेंट है, देखते हैं उसमें क्या होता है, अभी तो वेकेंट ही है, उससे रिलेटेड कुछ बात नहीं। जैसे कि हम अगर बात करें आर्टिकल 45, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए बात करी थी कि फ्री शिक्षा दिया जाएगा, है ना। परंतु उसके बाद जब उसको हमने फंडामेंटल राइट्स 21A के अंदर स्थापित कर दिया, तो आर्टिकल 45 0 to 6 की हमने बात कर रही थी, है ना। उसको याद रखें, वो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ना, कि जो 86 संविधान संशोधन था ना, 86वां संविधान संशोधन, है ना, जिसके तहत तीन जगह पे 3 पॉइंट्स पे चेंज दिखाई देता है। एक तो फंडामेंटल राइट्स पे दिखाई देता है, देन डायरेक्टरी प्रिंसिपल पे दिखाई देता है, और उसके बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज पे दिखाई देता है। जो पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अब कितना हो गया, 11 हो गया। गार्जियन जो है, जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, उनको भेजना भी पड़ेगा स्कूल। 21 फंडामेंटल राइट्स एज एक गारंटी देता है शिक्षा की, वहाँ पे आ गया। और 45 जो उससे पहले डायरेक्टरी प्रिंसिपल में कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को जो है वो राज्य का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा दे। और जब ये काम पूरा हो गया 21 में ए के अंदर, तो हमने वहाँ पे 0 to 6 कर दिया है। क्लियर है? इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। 60 डेज वाला हमने लिख लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अधिकतर आपने देखा है कि जो मैक्सिमम पावर्स हैं वो लोकसभा के पास हैं,
राज्यसभा के पास कम है। विधेयक की बात करते हैं, बिल की बात करते हैं, परंतु एक आर्टिकल है यहाँ पर हम जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, कुछ आर्टिकल है यहाँ पर विशेषाधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि आर्टिकल 312 पर राज्यसभा का विशेषाधिकार है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। आर्टिकल 312 पर राज्यसभा का विशेषाधिकार है। आर्टिकल 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की बात करता है। तो इस अगर कोई देश में कोई इस तरह की ऑल इंडिया सर्विस कोई स्थापित करनी है तो इस पे जो निर्णय जो है वो राज्यसभा का है। यहाँ पे इसका अधिकार ज़्यादा है ना। जैसे इंजीनियरिंग सेवाएं बाद में आती है, IRS जो आती हैं, देन वो राज्यसभा के स्टार्टिंग ये इसका अधिकार है ना। हम लिखते हैं इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग क्रिश्चियन ऑल इंडिया सर्विसेज, सिंपल है, आप इतना याद रखें कि 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की बात करता है। इस पर राज्यसभा को विशेषाधिकार है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 249 इस पे भी राज्यसभा को विशेषाधिकार है। 249 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के विषय पर सर जी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। आर्टिकल 249 पर भी राज्यसभा को अधिकार है कानून बनाने का, मतलब विशेषाधिकार है। लोकसभा में भी बिल जाएगा, ऐसा नहीं राज्यसभा अकेले में कर ले। अकेले में कोई भी हाउस कोई भी कानून नहीं बना सकता है। बट जैसे कि हम मनी बिल की बात करते, धन विधेयक की, तो धन विधेयक लोकसभा का ही पूरा पावर है, लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। राज्यसभा 14 डेज रोकता है, ठीक है, उस पर कुछ लिख के भेजता है, नहीं भेजता, जो भी है, बट वो पास माना जाएगा। तो लोकसभा का विशेषाधिकार है, बट जाएगा दोनों हाउस में। परंतु 249, 312 और भी है, फिलहाल ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो इस पर राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। 249 और 249 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा को है। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने की शक्ति टू 249 है ना। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्यसभा की है, और जो मुद्दा होना चाहिए वो राज्य सूची से संबंधित होना चाहिए, है ना। राज्य सूची से संबंधित मुद्दा होना चाहिए, है ना। 3 तरह का हमने सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, पता है बच्चों को। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। 249 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय महत्व जो राज्य सूची में वर्णित है उस पर कानून बनाने का शक्ति काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात राज्यसभा को है।
नेक्स्ट मैंने अभी मनी बिल की बात की है, तो मनी बिल के बारे में बात कर चुका हूँ, है ना। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट है कि कौन मनी बिल है कि नहीं, है ना, कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है। सीधा क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, है ना। जी सर। कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है, जी सर। ये डिसाइड कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष उसको डिसाइड करता है। द स्पीकर डिसाइड्स whatever a bill is a money bill or not, his decision on this question is final। तो फाइनल क्वेश्चन किसका होगा, लोकसभा अध्यक्ष का। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आया हुआ है। सिंपल से एक क्वेश्चन आया है कि द चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो क्या उस हाउस का मेंबर होता है कि नहीं होता है। मैं चीजें बताता रहा हूँ बात, क्योंकि लंबा सा लेक्चर चलता है। नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति उसका अध्यक्ष होता है, केवल योग्यता होनी चाहिए उसके पास। बिल्कुल सही कहा बच्चों, सही समझ रहे हैं जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। कि अगर पूछता है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है, क्या राज्यसभा का मेंबर होता है, बिल्कुल मेंबर नहीं होता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो राज्यसभा का सभापति होता है। अब कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया बताएं, तो आप कहेंगे साहब राज्यसभा के सभापति को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया होती है। इस पे बात करते हैं हम लोग, है ना। ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। किसी कोई दूर तक एग्जाम देता बच्चों, भले मेरा वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, आपको कुछ बच्चों को लगता है ज़्यादा पढ़ा दिया, बट याद रखेंगे कि टफ और इजी का कोई परिभाषा नहीं है। जो आ गया वो इजी, जो नहीं आया वो टफ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, वो अपनी योग्यता के अनुसार क्वेश्चन को टफ और इजी की कैटेगरी में डाल देते हैं। उनको नहीं आता, हकीकत ये होती है। वो बोलते हैं एग्जाम में नहीं आता। ये बहुत बड़ा सा, मैं पिछले 20 साल से इस चीज़ को अच्छे से देख रहा हूँ। वो जब बोलते हैं ना एग्जाम में नहीं आता है, तो 100% ये सत्य को उनको नहीं आता। और ये हकीकत आप जानते हो मेरे साथ बच्चों, कि बहुत कुछ हमें भी नहीं आता। कंप्यूटर नहीं है, गूगल नहीं है ना। परंतु जो चीज़ें आती हैं उसको डिस्कशन किया जाता है कि क्वेश्चन को, जैसे कि हाउ टू रिजेक्ट के लिए एग्जाम होता है, हाउ टू सेलेक्ट के लिए नहीं। 4-5 क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट जो अभी पेपर करवाया था ना, अभी कल परसों एक पेपर करवाया था जो 30 क्वेश्चन का था, है ना, जिसमें सबसे फर्स्ट करवाया था नहीं बेटा, कितना कराया था, थोड़ा ही कराया था क्या, 3 कराया था। 3? अच्छा चलो अभी हम उस पेपर को भी कर लेंगे और क्या। अच्छा याद रखना कराना है पेपर, क्योंकि मैं दूसरी जगह करा चुका हूँ, दूसरी क्लास में, तो मुझे लगेगा करा चुका हूँ। फर्स्ट जो था कथन और कारण उप प्रधानमंत्री वाला, तो वो बना दिया ना उसने। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो गड़बड़ हो जाता। अब इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि क्या लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो क्या लोकसभा का सदस्य होता है? जी सर, होता है। वो तो स्पीकर तो होता है ना, वो तो वहीं से चुना जाता है। अगर दोनों हम कंपेयर करें, दोनों हाउस को, इधर लोकसभा रखें, इधर राज्यसभा लिखें, इधर लोकसभा का हेड स्पीकर, राज्यसभा का हेड सभापति, तो हम इस तरह से आदमी समझाए या इस तरह क्वेश्चन आए तो वो क्या लोकसभा से स्पीकर चुना जाता है तो क्या राज्यसभा से उसका सभापति चुना जाता है? कहेंगे नहीं भाई, ये बराबर नहीं करना है। जैसे मैंने कहा था, रिजाइन वाली बात करी थी कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को रिजाइन देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को रिजाइन देता है। अब इस हाउस में आ जाए कि लोकसभा का उपसभापति सभापति को रिजाइन देता है, बट सभापति जो है वो उपसभापति को नहीं देता है, क्योंकि सभापति जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है और वो प्रेसिडेंट को देता है ना। दोनों हाउस को सेम रख के बहुत सी चीजें तो सेम हो सकती है, पर सारी चीजें सेम नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना है हमको। क्लियर है? नेक्स्ट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसे कहेंगे हम? विपक्ष का नेता किसे कहते हैं? कौन होता है विपक्ष का नेता? सिंपल सा भाषा से समझ में आ रहा है ना। विपक्ष का नेता, एक तो पक्ष का नेता हो गया जो बहुमत के साथ जिसने सरकार बनाया है, बट दूसरा लार्जेस्ट पार्टी ओपोजिशन में जो है वो भी अपना एक लीडर चुनेगा, जिसे हम कहेंगे विपक्ष का नेता।
और क्लियर है? पक्ष का नेता विपक्ष का नेता, बात समझ रहे हैं, है ना? विपक्ष का नेता जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगा उसका नेता। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए हो गया ये, वर्तमान में ऐसा तो होता था कि जो बहुमत में जीतता था वो तो नेता हो गया, और विपक्ष का नेता किसको बनाया जाए, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो भी हो। बट कितना लार्ज है इसको भी देखना पड़ेगा ना। अब की जो हुआ कांग्रेस के साथ ये गड़बड़ हुआ, क्योंकि उसके लिए नियम है कि कम से कम टोटल का 10% तो पाओ ना, तभी तो तुम्हें लार्जेस्ट बोलेंगे, सेकंड लार्जेस्ट। अब मतलब टोटल का 10%, 550 लोकसभा का 10% 55। तो दूसरा जो जीत के आया ऑपोजिशन में, जैसे इधर बीजेपी है तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस, बट साथ में शर्त है कि 55 सीट तो हो, तब तुमको हम विपक्ष का नेता मानेंगे, जब माना जाएगा, ये रूल है। उनके पास 40s में कुछ था, 47 समथिंग, 50 से कम सीट्स था, तो नहीं माना गया, कोई विपक्ष का नेता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं आपकी बात का। आप 10% सीट्स पा नहीं पाए, विपक्ष का नेता बनेंगे, विपक्ष के नेता की बात का कद्र होता है ऑपोजिशन का। परंतु ये याद रखेंगे, जो विपक्ष का नेता है ये भारत के किसी आर्टिकल के तहत नहीं है, ये रूल रेगुलेशन के तहत है। हमने एक अधिनियम बनाया था 77 में, एक एक्ट था, जरूरत नहीं लिखने की, सुन ले बस, आप इतना जाने, जो बच्चों जो एग्जाम फिलहाल दे रहे हो, चीज़ों को बताता जा रहा हूँ साथ साथ में, कि विपक्ष का नेता बनने के लिए उस पार्टी के पास टोटल का 10% वोट होना चाहिए, सॉरी सीट्स होना चाहिए। संविधान में कोई आर्टिकल में प्रावधान नहीं है। हमने एक एक्ट बनाया था 1977 में, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। 1977 के एक्ट के तहत विपक्ष की जो बात है ये आती है हमारे सामने, विपक्ष के नेता की बात आती है, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन क्या है, ये तो कहानी समझने वाली है, कि विपक्ष के नेता का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसको रट लेंगे हम। और विपक्ष का नेता कौन होता है, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, जो हाउस का 10% वोट पाता है, उसको हम मानते हैं नेता प्रतिपक्ष, जिसे हम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सत्र क्या होते हैं? सर एक प्लीज एक्सक्यूज मी सर, एक बार रिपीट करिए, विपक्ष का जो विपक्षी पार्टी है जो लार्जेस्ट, एक बार रिपीट करिए सर। बेटा जो भी सेकंड होगा, फर्स्ट तो हो गया पक्ष, जो जिसका सरकार है, और दूसरा क्या है, विपक्ष। तो विपक्ष का नेता किसे बनाया जाएगा? विपक्ष का नेता उसे बनाया जाएगा जो पार्टी, जो हाउस का जो संख्या है लोकसभा का 550 लगभग, 52 होता ना, 50 मान लो, उसका 10%, 55 सीटें। तो जिसके पास 55 सीटें हैं वो कौन हो जाएगा? वो विपक्ष का नेता बनेगा। अब की कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है, स्थिति इतनी गंभीर है। सेकंड अपोजिशन तो आए हैं, बट सीट्स 55 भी नहीं है, और नक्शेबाजी अपार, नक्शेबाजी में कोई कमी नहीं। फिर कोई पप्पू कह दो तो गुस्सा आ जाते हैं लोग। याद रखें 1977 था सर ये। हाँ वो मत लिखो बच्चे, वो बताता रहता हूँ चीजें, मेरे दिमाग में, तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता भाई, वो बहुत बड़ी बात है, वो नहीं क्वेश्चन में बहुत, ये तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है भाई, इतना याद रखें कि संवैधानिक पद नहीं है ना। और अगर भूल जाओ तब भी अच्छी बात है, कोई आने वाला नहीं अभी तुम्हारे एग्जाम में, जानकारी जरूरी है ना। सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने
सत्र बुलाने, सत्रावसान करने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। सर एक बार इसको रिपीट कर दीजिए। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। ठीक है, 217 की किसकी बात है ना? कोई भी अगर सेशन है तो उसको बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। सिंपल सी कह रहा है, और इसको सेशन बुलाने को समनिंग कहते हैं, इंग्लिश में समनिंग। तो समनिंग का अधिकार किसको है? संसद को बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। सांसदों को बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है ना? द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम summons each house of parliament to meet. The maximum gap between two sessions of parliament cannot be more than 6 months. Clear? कह रहा है कि राष्ट्रपति को द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ, समय समय पर, समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, सदन के हाउस को, संसद के पार्लियामेंट के हाउस को बुलाने का अधिकार है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, परंतु कोई भी 2 सत्र के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को अच्छे से लिख लें कि कोई भी 2 सत्र के मध्य, 2 सत्र, 2 सेशन के बीच 6 मंथ से अधिक का टाइम नहीं लगना होना चाहिए। इतना गैप नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से अधिक ना हो जाए, कम हो जाए, मैक्सिमम 6 मंथ, 6 से अधिक नहीं। कम, हाँ कम कर लो, कोई बात नहीं, 4 महीने पे बुला लो, 3 महीने पे बुला लो। सर आवाज कट रही है आपकी। सर आ रही है आवाज? आपकी आवाज कट रही सर, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। आ रही सर आवाज? तो रही है तुम्हारा नेट। राम कृपाल को आ रही है, ग्रेसी को आ रही है, तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, बट ये कनेक्टिविटी का दिक्कत है। ये सर इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा हाँ, ये मेरे हैंड से फिलहाल अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि दूसरों को आ रही सबको। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम कह रहे हैं कि सेशन जो है, सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, बट 2 सत्र के बीच 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और वर्ष भर में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। नंबर 1 द बजट सेशन, फेब टू मई का टाइम है। द बजट सेशन की बात करते हैं। फर्स्ट है बजट सेशन, फेब टू मई। फरवरी से मार्च। हाँ, फरवरी से मई, मार्च नहीं। सेकंड द मानसून सेशन, सर ये जो बजट सेशन है ये 2 महीने से 2.5 महीने के बीच तक होता है ना? अब देख लो बेटा, फरवरी लास्ट में शुरू कर दो, मई फर्स्ट में खत्म कर लो। मार्च अप्रैल ही मिला, 2 ही महीना मिला। अब 2.5 करना है तो तुम बीच में खत्म कर लो, बीच में शुरू कर लो।
ठीक है, फरवरी में स्टार्ट होगा, मई में खत्म होगा, तो फरवरी तो 1 फरवरी को शुरू हो जाएगा, 31 मई को खत्म होगा। जी सर। मई याद रखना। हाँ, तब मानसून सेशन 2 बार बर्थडे बेकार हो गया, लास्ट में बेकार हो गया। सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ मज़ा आता है। जुलाई टू सितंबर, और थर्ड है द विंटर सेशन, नवंबर टू दिसंबर। देखो सबसे कम टाइम यहाँ पे आ रहा है 15 से 20 दिन। नवंबर टू दिसंबर। अब ऐसा कुछ, अब ये बेटा कॉन्सेप्ट को जितना समझते जाए, अंदर बात हमारी जितनी चली जाए, वो समझने वाली बात होती है। इसलिए याद रखना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्यों बच्चे थोड़ा सा हमको समझने में वक्त लगता है कि वो बैठे रहते पेन लेके ना, जब लिखवाएंगे तब लिख लेंगे, और सब उनको लगता है बकवास चल रही है। वही उनका फेल्योर का सबसे बड़ा कारक है। और मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि सारे लोग थोड़ी हमारी बात समझ जाएंगे, सारे समझ जाएंगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने तो ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे दी। उसने डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है, लोगों को बांट रखा है कि सबको नहीं मिलेगा। वो हमने क्या किया, एक तो लेक्चर दिया, सबके सब सिलेक्ट हो गए। तो हमने तो ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे दी ना। उसके डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम के विभाजन को हम बीच में कूद पड़े। इसलिए हमारी बात को बहुत सारे लोग सुनेंगे, परंतु कुछ लोग ही सहज के रखेंगे। बहुत सारे लोग बकवास समझेंगे, फालतू बात समझेंगे, बोलते ज़्यादा हैं, लिखाते कम हैं। तो जब वो लिखाना शुरू करते हैं, पेन उठा लेते, बोलते अच्छा ये पक्का है, आर्टिकल 85 लिख लो, इसमें ये कहा था। इसके अलावा जो वो कह रहे हैं, बोले ठीक है कह रहे हैं तो लिख लो, नहीं तो नहीं। बोले ये क्या मतलब होता होगा। अब उसने कॉन्सेप्ट बना दिया, जो ध्यान से हर चीज़ समझ रहा है उसने कॉन्सेप्ट बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। भाई सबसे कम समय तक चलने वाला सेशन, या इंटरव्यू में पूछ लिया, या कोई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, है ना, जो आप जिस पद का तैयारी कर रहे हो, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई कि कांस्टेबल बन के मर जाएंगे। हम पैदा ही कांस्टेबल के लिए हुए थे, हम पैदा ही दरोगा के लिए होते, दरोगा बनते मर जाएंगे हम, बस जिंदगी में दरोगा ही रहेंगे। हमने यही कसम खाई थी। हम लेखपाल, हम आरओ समीक्षा अधिकारी बनना, तो क्या अगला एग्जाम नहीं होगा, अगला स्टेप नहीं होगा? कांस्टेबल दरोगा नहीं बनता, कांस्टेबल का पीसीएस ऑफिसर नहीं बनता है क्या? तो दूर तक अगर दिमाग को सोचते हैं ना, वाइड रखते हैं अपने दिमाग को, तो बहुत दूर तक निकलता है मामला, है ना। तो पता नहीं आगे बढ़ेंगे, अगला एग्जाम देंगे, कहीं ना कहीं तो चीजें याद रहें। तो इस तरह से हमारे 3 सेशन हो गए। हाँ सर, बजट सेशन को समर सेशन भी बोलते हैं ना। अब देखो फेब टू मई वाला कौन सा टाइम है? इस समय अब इसको विंटर बोले कैसा लगेगा? ना बोल लो दादा, तुम ऐसा कर लो। परीक्षित का असर दूर दूर तक फैल रहा है। परीक्षित हमारा खास है। परीक्षित तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब हम दे के जाएंगे, इस मंच से ही दे के जाएंगे, पर तू अंत में देंगे पुत्र, तुम्हें मना नहीं किए हम। तुम्हारे सारे प्रश्न का जवाब हम देंगे कि तुम्हारे प्रश्नों। जी साहब, ग्रेसी बताएं। अभी तक क्वेश्चन सर में लिख के रखा होगा पढ़ने से? नहीं, मन में है, वो 2 दिन से है, वो मन में बना रहेगा, पूछ के जाएंगे सर। 2 दिन से इतना बोझ लेके क्यों जी रहे हो? हमें फोन कर लेते हैं, हमको मैसेज दे देते हैं। हाँ, अरे नहीं, वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, वो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सर। हमने कुछ ऑनलाइन भी देखा और कुछ ऑफलाइन भी हमारे पास नोट्स रखे थे, उसमें देखा, लेकिन हम सबको मन में किसी भी प्रकार का बोझ हुआ करे परीक्षित, तो 2 दिन तक नहीं रखोगे। हमारा तुम पे बिल्कुल आदेश है। आप किसी भी प्रकार का कुछ होता है से लेकर एग्जाम तक, एग्जाम भी कास्टिंग कोड बताया था ना सर, वो आपने सर उसी से रिलेटेड है वो सर, तो उसी को क्लियर करना था। वो अभी जब लास्ट में आप क्लास सेट करेंगे तो हम पूछ लेंगे। बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, बोझ को खत्म किया जाएगा। प्रत्येक प्रकार के बोझ को तुरंत समाप्त कर दें। जिंदगी जीने के लिए है, ढोने के लिए नहीं है, याद रखेंगे। जिंदगी जीने के लिए, ढोने के लिए नहीं है। और तो हम क्यों बोझ रखें ज्यादा? क्लियर कर दें बोझ को। जैसे मन करे तो साइकिल चलाओ, मन करे तो गाना बनाओ, काहे बोझ है? किसी ने कहा कि क्या टीचर ऐसा करते हैं, तो हमने कहा ये पाबंदी कब लग गई है कि टीचर को गाना नहीं अच्छा लगता होगा यार।
तो अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मतलब ऐसे भी कुछ कमेंट्स हैं कि टीचर को अब इतना बोझ लेके हम जिंदगी में जिए कि हमारा मन करे कि हम भी एक गाना बनाएं, हमारा मन कर रहे हम भी साइकिल चलाएं और हम करें ना, तो नहीं, बोझ नहीं जीना है ना। जिंदगी को जीना है बच्चों, धोना नहीं है। तो चलेंगे परीक्षित की शादी में, हम सब लोग चलेंगे। आप सब लोग याद रखें, आज लिख लें कहीं एक पॉइंट कि परीक्षित बुलाए या ना बुलाए, हम सब लोग इस समय 29 लोग हैं, 30 पक्के हैं जो परीक्षित की शादी में बिना बुलाए जाएंगे। और सब लोग मुझे फ़ोन करेंगे, मेरे पक्के नंबर है, और तुरंत फ़ोन करेंगे, सर आपने ऐसा ऐसा कहा था, अब चलना है हम लोग को, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। शादी सर, शादी कब तक होगा? शादी कब तक होगा? अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। अभी बताता हूँ, जो सत्र होते हैं 2 तरह से सत्र की आगे बात लिखते हैं, अभी बताते हैं, शादी की बात अभी बीच में आएगी। चले अब सेशन के बारे में बात करते हैं और 4-5 शब्द हैं उनको जान लें जो क्वेश्चन आता है। जैसे एक शब्द है एडजॉर्नमेंट, लिख लेंगे स्थगन, सत्र को स्थगित किया जाता है, इससे क्या तात्पर्य है ना, सत्र को स्थगित करना। एडजॉर्नमेंट, सत्र को स्थगित। टर्मिनेट, अगर हम कहें जो सिटिंग है, आ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेट बाय एडजॉर्नमेंट, स्थगन। अगला है एडजॉर्नमेंट साइन डाई, साइन डाई, 2 है शब्द ये। A sitting of parliament can be terminated by adjournment, comma, second adjournment signed die, third है prorogation, prorogation, and fourth है विघटन, dissolution, DISS, SOLUTION, ठीक है। एडजॉर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। स्थगन सेकंड, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। प्रोरोगेशन, सत्रावसान। डिसोलेशन, विघटन। महत्वपूर्ण ये पॉइंट बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो टर्मिनेट करते हैं, खत्म करते हैं हम सत्र को या सेशन को, या टोटल हम लोकसभा के कार्यकाल के संदर्भ में क्या होता है, स्थगन होता है, एडजॉर्नमेंट होता है। लिखें, इस सदन का स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है। स्थगन क्या है? किसी बैठक के कार्य का निलंबन है। संसद के दोनों सदनों का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी मतलब अध्यक्ष और सभापति, दोनों का जो हेड है, हाउस का स्पीकर और चेयरमैन द्वारा किया जाता है। सदन का स्थगन किसी बैठक के कार्य का निलंबन है जो संसद के दोनों सदनों के
पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी मतलब जो हेड हैं ना, स्पीकर और चेयरमैन ना, कौन करेगा? मतलब राष्ट्रपति नहीं करेगा, यहाँ ये बता रहा हूँ। राष्ट्रपति सम्मन करेगा, बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, ठीक है, दोनों हाउस को। जो फर्स्ट सेशन जैसे होता है, सेशन स्टार्ट है तो राष्ट्रपति ने बुलाया, बट उसका स्थगन कौन करेगा? कहने का मतलब ये है कि अचानक हंगामा हो गया, सेशन चल रहा है, जैसे सत्र चल रहा हम लोगों का है ना, सेशन ये चल रहा हम लोगों का आपस में, अचानक कोई हंगामा हो जाए, किसी का डेथ हो जाए, इस तरह का कोई मामला हो रहा है, हाय हल्ला हो गया है, तो जो अध्यक्ष है वो कहेगा, एक टाइम दे देगा और कहेगा इसको हम स्थगित करते हैं। मतलब आज बवाल हो रहा है तो आज जो सैटरडे फ्राइडे है तो नेक्स्ट सैटरडे को के लिए या फिर शाम को फिर से 2 घंटे के लिए स्थगित करी जाती, अरे 2 दिन के लिए स्थगित करी जाती, बताएगा और नया डेट बताएगा। ये है स्थगन विद टाइम के साथ, और इसी सेशन में, यही क्लास में, अगला सेशन नहीं, कि जैसे कि बजट सेशन चल रहा है और उस बीच कोई दिक्कत हुई तो कहेगा चलो अगले हफ्ते अब सेशन आएगा, बहुत लंबा बवाल है, 3 दिन बाद आएगा, ये कहने का 3 दिन तक के लिए स्थगित करी जा रही। बट बजट सेशन में ही स्थगन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि बजट सेशन में स्थगित हो गया वो अगले सेशन में आना बता रहा है कि ऐसा करना, अब तुम विंटर वाले में आना, ये नहीं हो रहा है। तो बैठक को, सिटिंग को स्थगित कर रहा है। लिख लें, ये कुछ मिनट, घंटे, दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है। Adjournment suspends the work in a sitting for a specified time, which may be hours, days or weeks. स्पेसिफाइड टाइम दे देगा अध्यक्ष, और उतने टाइम के लिए, उतने दिन के लिए, उतने सप्ताह के लिए क्या बोलेगा, इसका स्थगित किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ जाएंगे कि सत्र को स्थगित कौन करता है, स्पीकर या चेयरमैन। सत्र को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसमें टाइम बताया जाता है, नेक्स्ट कब शुरू होगा ये बताया जाता है। बट सेकंड वाल में आएंगे एडजॉर्नमेंट साइन डाई, डाई हो गया, या अनिश्चित काल के लिए स्थगित। इसमें टाइम नहीं बताया जाता, स्थगित करते समय टाइम नहीं बताया जाता, बोला अनिश्चित काल के लिए स्थगित, नया खबर आएगा जब भी आएगा, इसे कहेंगे अनिश्चित काल के लिए स्थगित। 2, 4, 6 दिन बाद जब भी आएगा खबर आ जाएगा, अभी नहीं बता रहे। पर तो ऐसा अनिश्चित काल के स्थगित नहीं कि 2-4 साल बाद खबर आएगा, सेशन में ही बात हो रहा है। जैसे मैंने अभी बता दूं कि कल क्लास 12 बजे स्टार्ट होगी, बता दूं स्टार्ट होगी, ठीक है, बता दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो बोले कब, बोले अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। अब देखो हमें लगता है 4-6 दिन तो नहीं होगा, इस तरह से सर ने कहा है। अब ये बता दिया कल जो है वो 9 बजे नहीं स्टार्ट होकर 11 बजे कल स्टार्ट होगी, हम 11 बजे मिलेंगे। एक में बोल दूं मिलेंगे, फिलहाल बता रहे अभी हम अब गाँव जा रहे हैं, पता नहीं कनेक्टिविटी आए ना आए। तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में यहाँ पढ़े लखनऊ में, सच्चाई है हकीकत में कि सिस्टम बना है और बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पैसा नहीं आ रहा, बट मेरे जो बच्चों का एक जिम्मेदारी मैंने ले रखी है और बच्चे सुबह सुबह मुझसे मिलने आ जाते हैं। जैसे ये संख्या गिरने लग जाएगी तो मैं भी फिर चल लूँगा, अपना झोला लेके हम भी चल देंगे पहाड़ों की तरफ, है ना। हम तो क्या है, हम तो एक सन्यासी हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहे हैं अगर, तो समझ में आ जाएगा कि अब हफ्ता 10 दिन के बाद ही लगता मामला बनेगा। सर जी यहाँ अभी भी ठंडी हो रही है। अच्छा जी सर, ठंड तो हो रही है। ठंड हो रही है, और देखो यार हम बार बार एसी ऊपर नीचे करते रहते हैं, यही तो बीमारी का घर है। ना एसी चलाए तो गर्मी लगता है, एसी चलाए तो ठंड लगता है, कभी लगता है कि एसी में से कोरोना आ रहा है, कभी लगता है कोरोना शरीर से निकल जा रहा है। अजीब स्थिति है ना। कल देखो जो अपने विधायक जी है ना राजाजीपुरम का, उनका डेथ हो गया कल,
है ना? यस सर। हाँ, सुरेश श्रीवास्तव जी का। तो इस समय जो है वो ईश्वर ही बचाए वाली स्थिति है, क्योंकि ना ही कोई इस समय जान पहचान की बात करें, पावर, मनी, वो कुछ भी काम नहीं है ना? तो चीज़ें ऐसी हैं फिलहाल, अनिश्चित काल के लिए सर स्पष्ट हमारी हो गया। गली में ही रहते हैं। अच्छा, तुम सना हॉस्पिटल के आसपास रहती हो? यस सर। ओके, हाँ वहीं तो है। तो तुम घर के अंदर ही रहो, बाहर कोरोना है सर हम बाहर ही नहीं निकल। है ना? बहुत सारा कोरोना है चारों तरफ।